अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो हज़ारा डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है। और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मानसरा के, क्योंकि ये साइड जो है बिल्कुल हम तकरीबन जंक्शन पॉइंट के ऊपर हूँ। एक साइड पर इस पहाड़ी सिलसिला जो स्टार्ट हो जाता है वो डिस्ट्रिक्ट मानसरे का है। एक्सप्लोर करेंगे आज हम इन पहाड़ों को और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें छुपे हुए कौन से कीमती खजाने हैं जिनको अभी तराशा जा रहा है और तराशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार वाबस्ता है बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेशुमार मादनियात के यहाँ पर इन पहाड़ों में ज़खायर हैं। इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजी की साइट्स हैं, उनका भी हम विज़िट करेंगे, क्योंकि पहले हम टूरिज़्म की बात कर चुके हैं। हमने बताया है आपको कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और गालियात की हिस्ट्री क्या है, किन किन पॉइंट को आप विज़िट कर सकते हैं। इसी साथ साथ मानसरा के बारे में बताया है। और आज हम फोकस करेंगे कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट आपस में साथ मिले हुए हैं, हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और डिस्ट्रिक्ट मानसरा, इनके पहाड़ों में छुपे हुए कौन कौन से खजाने हैं और आर्कियोलॉजी की कौन कौन सी साइट है। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत पहाड़ों को। सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। कुदरत ने हज़ारा डिवीज़न को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिनमें ज़ेरे ज़मीन मादनियात और खूबसूरत ग्रेनाइट शामिल हैं। हज़ारा डिवीज़न की इन मादनियात में से फास्फेट एक ऐसा कीमती असासा है जो सिर्फ पाकिस्तान में एबटाबाद के नवाई इलाका काकूल में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये पाकिस्तान का वाहिद मादनी ज़ख़ीरा है जो मुख्तलिफ ग्रेड और परसेंटेज में दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फास्फेट जैसे कीमती मादनी ज़खायर की कान कानी के लिए हज़ारा डिवीज़न एबटाबाद के इलाके काकूल को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करके लीज पर दे रखा है। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद के नवाई गांव तरनोही के करीब मौजूद 4 ब्लॉक से फास्फेट निकाला जाता है। उससे न सिर्फ सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है बल्कि कान गनी के कई शूबे से वाबस्ता हजारों की तादाद में मकामी अफराद को रोजगार भी मिलता है। हज़ारा डिवीजन में मौजूद फास्फेट की तकरीबन 50,000 टन के करीब माहाना प्रोडक्शन है और 2,000 से 3,000 अफराद इस कारोबार से मुंसलिक हैं। यहाँ मौजूद फास्फेट के ब्लॉक्स को गवर्नमेंट का इदारा बराए मदनी तरक्की 10 साल की मियाद के लिए ऑक्शन करता है। हाल ही में तरनोही के इलाके में वाक़या 3 ब्लॉक तकरीबन 600 मिलियन रुपए में ऑक्शन किया गया है। इस वक्त हम हैं तहसील एबटाबाद और जिस इलाके में मैं हूँ इस गिरदोनवा खूबसूरत वादी को तरनवाई कहा जाता है। हज़ारा डिवीज़न का ये डिस्ट्रिक्ट है और जैसे कि हमने टूरिज़्म की बात की, अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। और ये इलाका और ख़ास करके इसके जो पहाड़ गिरदोनवा में आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी कुदरती जो ख़जाने हैं उनसे भरे पड़े हैं और इनको तराशा भी जा रहा है। किस किस्म के ज़खायर यानी मादनियात के ज़खायर इन पहाड़ों में मौजूद हैं। पाकिस्तान की मार्केट में भी वो सप्लाई हो रहे हैं, यानी मांग पूरी कर रहे हैं। ये जो यहाँ से जो मादनियात निकाली जा रही है, इसके अलावा एक्सपोर्ट भी एक वक्त था कि यहाँ से होता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फास्फेट की। आपके लिए भी और डिस्कवर पाकिस्तान ने ये एक्सप्लोर किए हैं इलाके कि ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है जिसके पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है और कुछ डिस्ट्रिक्ट मानसरे में ही है। इसमें फास्फेट जो है यानी फास्फोरस वो एक्सप्लोर हुआ है और यहाँ से पैदा हो रहा है और पाकिस्तान की मार्केट्स में सप्लाई हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा रीजन फजल वाहिद साहब, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। जी फजल भाई साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितने एकड़ के ऊपर
ये एक्सप्लोर हुए हैं कि ये ज़खायर फास्फेट के यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, शुक्रिया बाजी साहब, आप इधर आए हैं हमारे इलाके में और इतनी तकलीफ़ गुजार और दुश्वार रास्तों को अबूर करके इधर आए हैं, तो इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह इधर हमारा सूबा, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा माला माल है कुदरती वसाइल से। ख़ासकर ये जो हज़ारा रीजन है हमारे, इसमें हर किस्म के मादनियात हैं। इस वक्त जो हम खड़े हैं ये पासफेट जोन है हमारे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है और ये वाहिद जोन है जहाँ से पासफेट जो है ना वो माइनिंग हो रही है और पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये सप्लाई हो रही है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। टोटल कितना रकबा इसके लिए मुख्तस किया गया, यानी लीज पर दिया गया है? ये सर इस तरह ये जोन काकूल से शुरू हो के इधर ये लगड़बंद और तरनवाई ये जगह तक पहुंचती है। तो कुछ जो पासफेट है वो उधर से भी निकल रहा है काकूल से, और ये जो मेन जोन है ये तरनवाई और लगड़बंद ये इलाका है। ब्लॉक में कितने एकड़ जगह होती ये है? तकरीबन कोई 230 एकड़ या 229 एकड़ ये ब्लॉक है। और ये हमने रिसेंटली जो है ना वो कोई 24 करोड़ के नज़दीक जो है ना ये ऑक्शन के लिए है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए यहाँ से ये वो निकाल लीज सकते हैं। जी। और टोटल कितने ब्लॉक में ये एरिया डिवाइड किया गया है? फिलहाल तो जी ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें तकरीबन अभी सारे जो है ना इसमें काम शुरू है। और जो है ना ये इसके अलावा और भी 2-3 लीजेस हमने ग्रांट किए प्राइवेट फर्म्स को, तो वो भी चल रही हैं और इधर से जो है ना वो माइनिंग हो रही है। यानी 4 ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक मेन जो है ना वो 4 ब्लॉक का टोटल रकबा कितना हो ये गया? तकरीबन कोई 1800-1900 एकड़ बनता है। 1800-1900 एकड़। जी जी। कितना आपने ज़रे मुबादला कुमा के, खास करके जब हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की बात करते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट को, माइनर मिनरल डिपार्टमेंट को दिए? इस तरह सर कि ये 2013-14 में मतलब कि फास्फेट की कमी हुई तो ये एक्सपोर्ट भी हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल ये कि ये चूँकि हमारे पास अपनी जो है ना वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और पहले हम ये जॉर्डन से वो इंपोर्ट करते थे। अच्छा। लेकिन अभी उन पे जो है ना वो थोड़ी कमी पैदा हुई, तो इसलिए लिहाजा हम इधर से जो है ना ये लोकल इंडस्ट्री में जो है ना ये इधर से सप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये बताइए इसकी हिस्ट्री क्या है फास्फेट की? सर इस तरह की इसकी जियोलॉजी ये बता रही कि ये सेडिमेंटेशन हुई है इसकी, मतलब कि कहते हैं ये पुराने ज़माने में ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है ना ये यहाँ पे पानी था, यानी एक समंदर था। तो वहाँ पे जो वो समंदर फिर खुश्क हुआ तो वहाँ पे जो एनिमल रिमेन्स थे वो रह गए और वो फिर जो है ना फास्फेट में जो है ना कन्वर्ट हो गए। तो ये लिहाजा हम उसको ये कहते हैं कि ये जो है ना एनिमल्स की जो रिमेन्स थी उससे ये फास्फेट जो है ना बना हुआ है। इसमें फास्फोरस और ये चीज़ें जो है ये रिसर्च जो की गई है वो बताती है, ये जियोलॉजी ये बताती है, जो जियोलॉजी बताती है, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। खाली हम यहाँ की नहीं बात करते, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि पूरे फास्फेट की ये हिस्ट्री है। जी जी। और आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं खास करके लीज होल्डर्स के लिए, और यहाँ पर जो काम करने से वाबस्ता ये लेबर है उसको? जहाँ तक फैसिलिटेशन की बात है तो सर इस तरह की ये हम मतलब कि इनको ये हमारे एक प्रोजेक्ट है और पहले भी हमने काम किया हुआ है, ये शिंगल रोड्स की प्रोजेक्ट थी। इधर भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है, कोई 8-10 करोड़ की जो है ना ये रोड्स वगैरह हम इनके लिए हमने ठीक किए हुए हैं। और फिलहाल इस तरह की इस साल भी जो है ना हमारे सेक्रेटरी साहब और उनकी मेहनतों से हमने खैबर बैंक के साथ एक वो एग्रीमेंट किया हुआ है। तो वो तकरीबन 1 बिलियन जो है ना हम लीज होल्डर को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये लोन की शक्ल में, इजी लोन की शक्ल में ले लें और मतलब कि इनकी जो मशीनरी है या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो अपने उसके मुताबिक ले सकते हैं। इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं माइन, जो ये फास्फेट की कान है इसके अंदर लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ इंजीनियर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जदीद तकाज़ों से अमाहंग ये माइन हमें नज़र आ रही है क्योंकि कूलिंग का सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 600 फीट हमें कहा जा रहा है कि हम आगे जाएंगे, वहाँ लेबर भी काम कर रही है। ये जो पाइपलाइन नज़र आ रहा है इससे जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको भी पूरा किया जाता है, ऐसा ही है? जी बताइएगा। मेरा नाम राशिद मिनहास है, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं। ये पाइप असल में ये वेंटिलेशन पाइप लगाया है हमने। जी जी। इसमें हवा अंदर से जो है ना गर्म हवा होती है वो सक करते बाहर निकालने के लिए। ठीक है। जो गर्म हवा होती है ठीक तो हो उसमें ऑक्सीजन बरकरार रहते हैं और फिर लेबर के लिए काम में आसानी होती है, तो उसको ऑक्सीजन का मसला नहीं होता। अच्छा, ऑक्सीजन का मसला नहीं होता जी सर। और ये हम कवर करते आ रहे हैं तकरीबन फाटा से, और इस माइन में हमने ये देखा है। जी सर। आया कि और जगह भी ये अवेलेबल है?
मोस्टली सर ज़्यादातर माइनिंग में इधर लोकल माइनिंग हो रही है, जी, तो जी। ज़्यादातर तो माइनिंग में नहीं है, लेकिन बाज़ लोग जो कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो वो लोग लगा रहे थे वेंटिलेशन पाइप। बाज़ इधर लोकल सिस्टम पे वो प्लास्टिक पाइप है, तो अच्छा। उससे भी वेंटिलेशन वो कर अच्छा, रहे थे। इस टेक्नोलॉजी का हमें ज़रा बताइएगा, जो मशीनरी इसमें यूज़ हो रही है उसके बारे में बताइएगा। असल में सर ये आजकल जो है ना, पहले ज़माने में तो जो लोकल सिस्टम होता था वो यूज़ होता था, खासकर ये डंकी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी आए, तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इधर ये रेल ट्रैक लगाए, तो रेल ट्रैक के ज़रिए हम लोकोमोटिव उस पर चलाते हैं, तो लोडिंग इससे कराते हैं, पासपेट निकालते हैं इसके लिए। अच्छा। बाकी इधर हमारे साथ ये वेंटिलेशन पाइप सिस्टम है, ये कंप्रेसर है, ये सिस्टम हमने लगाए हैं, तो इसकी वजह से लेबर के लिए आसानी होती है और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी नाजरीन, आप हमारे साथ हैं, हमारा सफ़र आगे जारी और सारी है, और आगे चल के भी हम जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। लेकिन जब कूलिंग की बात करते हैं, और तकरीबन हम अभी कितना कोई 100 फुट चल चुके होंगे जी? हाँ सर, हम हाँ। 100 प्लस 100+ चले हैं जी सर। और बड़े सुकून से, और माशाल्लाह यहाँ पर किसी भी किस्म की जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी फील नहीं हो रही। मेरा नाम है जी एहसन जावेद, मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हूँ हज़ारा डिवीज़न। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर एहसन जावेद साहब हमारे साथ हैं, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को देखते हैं हज़ारा डिवीज़न में। अच्छा, हमें जावेद साहब बताइएगा कि 1 फुट तैयार करने में कितने दिन बीत जाते हैं, और इसके टेक्निकल ज़रा हमें बताएं। तकरीबन ये 1970 से स्टार्ट हुए अच्छा। और 2000 तक SDA यहाँ पे काम करती थी। उन्होंने तकरीबन 450 फुट तक इसको डेवलप तो किया। आगे आप लोगों के जब से हैंड ओवर हुई है माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के, कितना आगे ये जाती है? तकरीबन ये 700 फुट तक पहुँचा दिए जी। अच्छा, तो ठीक हो गया। ये- ये 2 रास्ते हैं, एक तो आगे जा रहा है, अच्छा खासा जी, जी, पानी जी। है इसमें नजर आ रहा है। ये असल कितने में फुट आ गया वहां तक? ये वो जो नाश्ता ये में कर- तकरीबन 200 फुट अभी आगे है मज़ीद। 200 फीट जी, आ जी, गया, और 200 इस फीट तरफ आगे। ये जो फॉस्फेट होती है, जी जी। इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, जिस क्रॉस में हम पहले आए हैं वो ईस्ट वेस्ट है। तो जब हम ईस्ट वेस्ट आए हैं, जब हमारे पास बॉडी यहाँ पे क्रॉस हुई है, तो उसमें हमने क्रॉस कट डेवलप किया। तो अब ये स्ट्राइक लेंथ में इसको हम काट रहे हैं। तो ये सारा तकरीबन फॉस्फेट का बेड जा रहा है, अच्छा, ये जिसमें सारा माइन phosphate डेवलप्ड का। है। इसके ऊपर भी है, यहाँ से ये जो डेवलप हुई है ये काट ली है, यहाँ से फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट होकर चला गया। अच्छा, यहाँ से जी, ट्रैक्टर- जी। अच्छा, और कोई टेक्निकल मैंने आपको जैसे सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल 10 फुट के लिए गहराई में खोदने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? 10 फुट के लिए जी इसको पर फुट तकरीबन 1 दिन लग जाता है। एक दिन मिनिमम पूरा? 1 दिन 1 फुट पे लगता है, यानी चूँकि 12 आवर के 8 आवर की बात कर रहे हैं? 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। 24 आवर्स। 24 आवर्स की, चूँकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, तो हार्ड रॉक है ये, इसको कट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। और इसकी क्या सपोर्ट में क्या देख रहे हैं कि कितनी ये सेफ है? ये असल में पेरेंट रॉक इसकी बहुत स्टेबल है, ये हार्ड रॉक होती है, तो एज सच इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटैक्ट है। अच्छा, हमें ये बताइए कि कितने परसेंट यहाँ से पेयर जो फास्फेट है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है इस वक्त? ये असल में रेंज होती है, चूँकि ये मिक्स मटेरियल होता है, कोई ऐसा नहीं वेनल डिपॉजिट है, वेन्स में होता है। तो ये परसेंटेज इसकी एवरेज जो है वो 25 से 28% तक है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोरस के मिल के और 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल के जो है ना 1 वो बनाते हैं P2O5। P2O5 जी, ना। जी। अच्छा, यहाँ से फिर किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे ये अतार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपको तक? ये नजर आ रहा होगा, यहाँ से माइन से, तो माइन कार्ट से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये रेलवे ट्रैक सिस्टम है, माइन कार्ट फेस से चलती है और बाहर माइन माउथ तक जाती है। अच्छा। माइन माउथ पे जाने के बाद वहाँ पे, यहाँ पे चूंकि ये हिली एरिया है, तो यहाँ पे 4x4 जीप्स हैं जो यहाँ के लोकल लोग चलाते हैं, तकरीबन 300, 250, 300 के वो करीब जीप जीप्स के हैं। थ्रू उसको वो अतार में? जीप के थ्रू हम अतार नहीं ले जाते, वो यहाँ पे इनके स्टॉक पॉइंट्स हैं मेन रोड के करीब कहीं, ठीक हो गया। जो हमारी हाईवे उसके करीब इनके स्टॉक पॉइंट से ये वहाँ पे डंप करते हैं। वहाँ से आगे फिर लॉरीज ट्रक्स वगैरह में जो है हतार जाती और है। उसके बाद ये फिनिश गुड में तैयार होती जी है? जी, वहाँ पे ग्राइंडिंग मिल्स हैं अतार्स में जो स्पेसिफिक फॉस्फेट की ग्राइंडिंग करती हैं, बॉल मिल्स कहते हैं उनको। तो बॉल मिल्स में ग्राइंड होती है, फिर वहीं से ये पैकेजिंग होती है इनकी, 50-50 kgs के बैग बनते हैं पाउडर फॉर्म में, और फिर ये कंसर्न जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता जी, है, और जी। इसका इस्तेमाल आगे कहाँ कहाँ होता है, किस ये फील्ड में? खाद में ज़्यादा यूज़ होता है, पहले कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता था। बादलों
इस वक्त हमारे साथ एक लीज होल्डर हैं अमानुल्लाह खान साहब, वो भी इसी से वाबस्ता हैं। यहाँ पर इन्होंने कान भी लीज पर ली हुई है, इसके अलावा कोल माइन की भी लीज इनके पास मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी अमान साहब बताइएगा ज़रा इस सेक्टर का, ख़ास करके जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ास करके जब हम बात करते हैं बिज़नेस टूरिज़्म की। फास्फेट पे अगर मैं बात करूँ तो ये पिछले 12 साल से हम पाकर फर्टिलाइज़र यहाँ पे लगे हुए हैं फास्फेट पे। तो यहाँ फास्फेट की बहुत मतलब बड़े मिकदार में फास्फेट यहाँ पे मौजूद है, और उसको अगर हम यूज़ किया मतलब बाहर से जो माल आ रहा है, फास्फेट आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान को बहुत जो है बचत हो सकती है। ये फास्फेट यहाँ से निकल के फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में जा रहा है और फर्टिलाइज़र में सारे यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा फर्टिलाइज़र के अलावा ये केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है। तो फास्फेट का ज़खायर तनवाई जोन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसका। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ डेली की निकल रही हैं और फिर फिनिश गुड में तैयार हो के आगे ये मार्केट तक पहुँचाई जा रही है? यहाँ पे अगर सारे ब्लॉक की बात की जाए तो डेली यहाँ से कोई 25 से 30 10 व्हीलर यहाँ से लोड हो रहे हैं। 10 व्हीलर रोड 10 व्हीलर रोड है, चारों ब्लॉक से यहाँ से जा रहे हैं अतार इंडस्ट्री में। अतार इंडस्ट्री में ये ग्रैंड होके 170 मैच पे बनते हैं, उसके बाद ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में जाता है। तो अच्छा, और इसका इस्तेमाल क्या किया फास्फेट का? फास्फेट का इस्तेमाल मेन इस्तेमाल इसका फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में है, जिसे यूरिया बनता है। उसके अलावा इसका सिंगल सुपर फास्फेट बनता है, जो हज़ारा फास्फेट हरिपुर में मौजूद है, उसको भी माल जाता है। इसके अलावा ये फास्फेट केमिकल में यूज़ हो रहा है और फीड में भी कुछ हद तक यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये ऐसा ही है कि सिर्फ यही खिता है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है पूरे पाकिस्तान में? और फास्फेट वाहिद ऐसा मिनरल है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एबटाबाद में मौजूद है, और एबटाबाद में इसका मेन जोन जो है तरनवाई है। आपने कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत क्रॉकरी है, जैसे ये कप नज़र आ रहा है और इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत हुई हुई है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, किस खिते में, किस प्रोसेसिंग के बाद ये जो प्याली आपको नज़र आ रही है, जो कप चाय का नज़र आ रहा है, इसको वैसे तो चीनी का सेट भी बोला जाता है, इसकी फिनिशिंग कौन से मटेरियल से होती है, और वही आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसरे में हूँ और अभी हम उस माइन के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पर फेल्ड्सपार निकल रहा है और उसी से ये फिनिशिंग हो रही है। और कुदरत ने, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बेशुमार ज़खायर से इन पहाड़ों को नवाजा है, और उसमें एक फेल्ड्सपार है जो सबसे ज़्यादा हज़ारा डिवीजन में जिसकी पैदावार हो रही है, जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद फिनिश गुड के बाद वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में सप्लाई हो रहा है, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ को भी जा रहा है, जहाँ पर आपके ये बर्तन बन रहे हैं वहाँ पर भी जा रहा है। इसके अलावा और भी डेली रूटीन्स की, जैसे कि आपके घर में एक टाइल आ रही है, वो भी उसी से ही तैयार हो रही है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ रहें। अभी हम आपको मानसरे की एक लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर फेल्ड्सपार निकाला जा रहा है। जिला मानसरा में भी फेल्ड्सपार और ग्रेनाइट के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जो यहाँ से न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फेल्ड्सपार सिरामिक्स, चीनी के बर्तन और टाइल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ज़्यादातर ज़खायर मानसरे के इलाका शलकई में पाए जाते हैं। जी इस वक्त हम गांव शलकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील मानसरे में मौजूद हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि फेल्ड्सपार ये खाम माल तैयार हो रहा है यहाँ से, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों की भी डेकोरेशन होती है और ख़ास करके टाइल्स भी इसी से ही बनाई जा रही हैं। इस वक्त हम इस कान के ऊपर मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स जो
रीजन है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न के, उसके डिप्टी डायरेक्टर कासिम जमाल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस माइन के बारे में भी पूछेंगे और ओवरऑल इस इलाके के बारे में पूछेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रकबे के ऊपर से ये खाम माल यहाँ से निकाला जा रहा है और इसके प्रोसेसिंग का तरीका क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी अशिया में ये इस्तेमाल हो रहा है। जी कासिम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितने रकबे के ऊपर ये लीज होल्डर को आपने कितना रकबा दिया है और कहाँ कहाँ से ये खाम माल निकल रहा है इस इलाके में? इस तरह है, हमारे पास यहाँ पे ये फेल्ड्सपार की तकरीबन मोर देन 100 लीजेस ग्रांट हैं इस पूरे इलाके में, और एक एरिया जो है वो हमारा तकरीबन 200 एकड़ के अराउंड जो है वो उसका एरिया होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सरफेस माइनिंग जो है वो ज़्यादातर हो रही है, फेल्ड्सपार माइनिंग जितनी भी हो रही है। और ये फेल्ड्सपार हमारा सिरेमिक्स में यूज़ होता है, जो टाइल्स हैं उनकी कोटिंग के लिए यूज़ होता है, ये ग्लास में भी यूज़ हो रहा है। और इस टाइम मानसेरा जो है उसमें काफ़ी हमारे केपी की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से ही हो रही है, और तकरीबन अराउंड मोर देन 50,000 टन्स पर मंथ यहाँ से जो है वो फेल्ड्सपार निकाला जाता है। यानी सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब से ये कहीं से भी नहीं निकल रहा, सबसे ज़्यादा जो है ये इसी हज़ारा डिवीज़न की रेंज से निकल रहा है। जी, बाकी प्रोविंस का तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे केपी में जो है वो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से हो रही है। और ये भी जो मानसेरा की साउथ साइड है, जो तकरीबन आप कह लें किसी हद तक मैदानी इलाका है, तो वहाँ हमारा जो है वो ज़्यादा फेल्ड्सपार की प्रोडक्शन है। अच्छा, हमें बताइएगा कि जो रकबा लीज होल्डर को देते हैं आप, वो कितने टाइम के लिए इसकी लीज होती है, वो एक्सटेंड भी होती है, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या तय होती हैं? हम लोग पहले 5 साल के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ग्रांट करते हैं। उसमें जो भी मिनरल टाइटल होल्डर होता है, हमारा जो लीज होल्डर होता है, वो उसमें डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और मिनरल को एक्सप्लोर करता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं 30 इयर्स माइनिंग लीज में, जो कि रिन्यूएबल है फर्दर। तो ये फिर उसके बाद जो है प्रॉपर एक्सट्रैक्शन जो है मिनरल की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, CRS फंड के थ्रू जो माइन ओनर होते हैं वो इस लोकल कम्युनिटी में किस किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च करते हैं? हमारे जो मिनरल टाइटल होल्डर्स हैं वो पर टन रॉयल्टी पे करते हैं, जो कि प्रोविंशियल हेड में जाती है, और फिर वो जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसमें यूज़ होती है, जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी रीजन की डेवलपमेंट में जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। मानसेरा से 25 किलोमीटर दूर खाकी का इलाका सब्जियों की काश्त के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ की जरखेज मिट्टी तकरीबन हर किस्म की सब्जी के हवाले से इंतहाई अहम समझी जाती है। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर मकामी अफराद का ताल्लुक काश्तकारी से है। यहाँ उगाई जाने वाली सब्जियाँ हज़ारा डिवीजन के अलावा सूबे पंजाब को भी सप्लाई की जाती हैं। जी, ये गांव खाकी है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का। हमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की जो ज़मीन है ये भी बड़ी सरखेज़ है, हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर पैदा होती है, और ये सब्ज़ी ना सिर्फ हज़ारा डिवीज़न की मांग पूरी कर रही है बल्कि पंजाब के शहरों में भी सप्लाई हो रही है। और ये ख़ास करके बड़ी क्या बात है इसकी, फर्स्ट टाइम मेरा भी इत्तेफाक हुआ है कि किसी खेत में जाके सब्जियों को देखना, ऑर्गेनिक फूड। हमारे साथ एक ज़िम्मेदार फैमिली मसलन इसी खेत के ओनर मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ पर हो रही है, कितना टाइम इसको लगता है। ये मूली तो बिल्कुल तैयार है और फ्रेश भी है। जो ताज़ा मूली का जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। यार, ये तो मूली बड़ी मीठी है, इसकी वजह क्या है? बस यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो खेत भी हमारे लोग मेहनत करते हैं खेतों में, इस वजह से बात मीठी। इतनी मीठी मूली ये ज़्यादातर सलाद में यूज़ होती है या तरकारी में? इधर तो लोग तरकारी में भी यूज़ करते हैं, कबाब वगैरह ये चीज़ों में, सलाद में भी बहुत ज़्यादा यूज़ अच्छा, तरकारी में भी यूज़ होती है ये? जी, पंजाब में जैसे इसको सलाद के लिए, शहरों में सलाद के लिए किया जाता है, लेकिन ख़ास करके ये जो खित्ता है
हज़ारा डिवीज़न का और इवन के पटवार का भी, इसका बाकायदा मूली का सालन भी बनाया जाता है। अच्छा, सालन भी बनाया जाता है ना जी, जी, वही जी, कह रहे जी। हैं। और लस्सी में भी ये पकाई जाती है। जी, जी, लस्सी में पकाते हैं आप? जी, शलजम जी और जी, मूली। शलजम और मूली यहाँ पर लस्सी में भी पकती है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कितना टाइम लगता है इसको इसको तैयार होने में? 1.5 से 2 माह लगते हैं तैयार होने में। 1.5 से 2 माह लगते हैं, 2 2 माह माह। तक तकरीबन मुकम्मल तैयार हो जाती है। और कौन से मौसम में ये इसकी फसल बोई जाती है? 10वां महीना और 11वां 12वां, पहला दूसरे माह तक होती है, दूसरी माह में एंड हो जाती है। अच्छा, खत्म। दूसरे माह तक एंड हो जाती है, यानी आप जो फसल इसकी बोते हैं आप, वो 9वें-10वें माह में जी जी होती है और 2-3 माह में ये तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। और शलजम का भी यही मौसम है। शलजम का भी यही मौसम। और इससे ज़मीन में और ख़ास करके ये जो मानसरे में कौन कौन सी सब्जियां पैदा होती हैं? मनसेरा में आजकल तो ये मूली और शलजम का सीजन चल रहा है। अच्छा। आलू, हम्म, पालक, वो जो सरें होती है जी जी, वो, सरसों, ठीक, वो भी होती है। हाँ। मतलब हर की सब्जी होती है मौसम में इधर, अच्छा, हर किस्म की हर सब्जी किस्म होती की है। सब्जी। और कौन कौन से शहरों को सप्लाई करते हैं आप? हमारी सब्जी ये पंजाब तक जाती है, गुजरात, रेवन। गुजरात जी जी, और? गुजरात, रेवन, रायवंड, इस्लामाबाद, जी जी, यानी पंजाब, इस्लामाबाद और ये हज़ारा डिवीजन में भी ज़रा एबटाबाद, हवेलियाँ तक भी जाती जी, है जी। आपकी। ये गिलगित तक जाती है। गलगित तक जी ये सब्जी आपकी जा रही है? जी। जी, क्योंकि ये ज़री ज़मीन है, जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और पानी अच्छा होने की वजह से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो इसके साथ साग लगा हुआ है, यहाँ पर ये भी पकाया जाता है ना? जी, लोग पकाते हैं। हाँ, पकाते हैं इसको। लस्सी में भी पकाया जाता है जी, लस्सी में और सालन वैसे भी पकाया जाता है, जी। जैसे आलू पकाए जाते आलू हैं, पकाते हैं। जैसे सरसों का साग पकाया जाता है। जी जी, तो जी, ये जो मूली के पत्ते हैं, ज़्यादातर शहरों में इसको ज़ाया कर दिया जाता है, यानी मूली के पत्तों को, ज़्यादातर मूली को सलाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हज़ारा डिवीजन है, इसको बाकायदा लस्सी में भी पकाया जाता है। इसके अलावा इसकी तरकारी भी बनाई जाती है। और पहाड़ों में जहाँ भी जाएं, आपकी लोगों की जो सेहत है वो अच्छी लगेगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी ज़मीनें खुद आबाद करते हैं, इसमें अपनी सब्जियाँ उगाते हैं और ज़्यादातर अपना दूध ही इनके घर में मौजूद होता है, क्योंकि भैंसें भी रखी होती हैं, गाय भी, बकरियाँ भी, और उसी से लस्सी तैयार करते हैं। और ज़्यादातर ये रूटीन है कि लस्सी का सालन यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये आपके लिए एक्सप्लोर किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी शहर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ के टूरिज़म की और वहाँ एग्रीकल्चर का भी बताते हैं कि लोगों का जो ज़्यादातर ज़रिया माश होता है वो यहाँ की एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। और मानसरे में हमने देखा कि यहाँ हर किस्म की सब्ज़ी पैदा हो रही है और शहरों तक भी सप्लाई की जा रही है। को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मानसरे के इलाके खाकी के करीब दरिया सेरन में पाई जाने वाली मछली यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाहों समेत मकामी अफराद में बतौर सौगात मशहूर है। यहाँ के बाजार में इस मछली के कई छोटे बड़े स्टॉल्स मौजूद हैं, जहाँ रवायती अंदाज में देसी मसालाजात से इस सौगात को तैयार किया जाता है, जो खाने में इंतहाई लजीज हैं। यही वजह है कि दूर दराज से सियाह यहाँ इस मज़ेदार मछली को खाने के लिए आते हैं। तो जी, इस वक्त मैं खाकी बाज़ार में हूँ। जब आप मानसरा से सफ़र शुरू करते हैं उगी में जाने के लिए, तो रास्ते में खाकी आता है। और क्योंकि अभी सर्दियों की आमद है और यहाँ पर कुछ होटल्स भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि किस इक़साम की यहाँ फ़िश अवेलेबल है और उसको पकाने का क्या तरीक़ाकार है। लेकिन हमें यही बताया गया है कि ये अच्छा खासा यहाँ पर ना इस बाज़ार में आपको शॉप्स भी नज़र आ रही हैं और काफ़ी कदीमी बाज़ार है और बहुत ज़्यादा ये मच्छी यहाँ की पसंद की जाती है, ये जो खाकी बाज़ार की है। अभी हम बातचीत करते हैं और इसका जायका भी टेस्ट करते हैं कि ये खाने में कैसी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम क्या है आपका? सैयद इब्रार हुसैन शाह। अच्छा, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब, हमें बताइएगा कि यहाँ मछलियाँ तकरीबन हर दूसरी होटल में हमें नजर आ रही हैं। इसका मतलब है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या गर्मियों में भी आप ये हमारा यही काम है जी। ये साल के 12 महीने यही काम। साल के 12 महीने आपका यही काम है? यही है। और कितनी एक मच्छी सेल हो जाती है? बस सर्दियों में ज्यादा होती है तो गर्मियों में थोड़ा बहुत कम। अच्छा, तो कौन कौन से इकसाम की मछलियाँ हैं, जरा बताएं हमें। 2-3 किस्म की है। लोकल मछली हमारे दरिया सेरन की। दरिया सेरन। दरिया चेरन वो कहाँ से बहता है?
यहाँ से ये वो डर से आता है ना, उगी सीधा की तरफ से दरबेलम आता है? डैम में जाके लगता है। उगी की तरफ से आता है? नहीं, वो शनक्यारी वाली साइड से। शनक्यारी की वाली साइड से आता है। दरियाए चिरन, सेरन सेरन सेरन, अच्छा सेरन वैली से की तरफ से जो आ रहा है हाँ, ऊपर वही से। है। अच्छा, दरियाए सेरन की मछली जो है वो यहाँ की लोकल है और वो लोकल। सबसे ज्यादा पसंद की सबसे जाती है। अजीज भी, जी, लजीज भी बहुत है और महंगी भी वही है, महंगी भी है और लजीज भी है। हाँ ये जी। दरियाए सेरन की दरिया है। सेरन की। ये ओरिजिनल, और ये महंगी भी है, हाँ, महंगी भी है और सबसे लजीज भी यही है। सबसे लजीज भी है। कांटा किस में नहीं होता? कांटा तो वो है, अच्छा, उसमें इसमें कांटा होता है लेकिन लजीज है। लजीज बहुत है। अच्छा, तो ये कितने पर केजी की दे रहे हैं आप? एक किलो 1000 दी। 1 किलो 1000 की, और होती फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। आंदी है, रोज आना ही। अच्छा, रोज आके लोग हाँ देते हैं। और हम कौन सी मछली का टेस्ट करेंगे, हमें बताएं, जो अभी लोकल आपको मछली। ये लोकल भी बना के दूंगा। अभी ये हाँ। डैम वाला मछली है ना, ये आप खाएं, इसका भी बहुत मजे का टेस्ट है। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मछली के बारे में बताइए। कह रहे हैं लोकल है, दरिया सिरन की है, तो कैसा जायका था इसका? ये बिल्कुल ठीक है, सही है। सिरन की मछली है अच्छा जी, फार्म की नहीं है। अच्छा, फार्म की नहीं है। फार्म की नहीं है। वो इसकी अफादियत बताइएगा खाने में। फायदियत तो ये है कि बहुत अच्छी है, जायका भी अच्छा है, खाने अच्छा। में भी अच्छी है, अच्छा, और भी काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। क्या क्या फायदे हैं मछली के वैसे? यानी इंसान जो भी खाता है, सर्दी में तो बहुत अच्छी है, अच्छा। गर्म होती है, ठीक है। और काफ़ी मतलब पेट के लिए अच्छी है, और अच्छा। मैदे के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छी मैदे है। के लिए भी जी अच्छी जी, है। बेहतरीन ठीक चीज़ है। है, देसी। देसी। और ये बाजार तकरीबन ये बड़ा कितने अरसे से यहाँ पर ही मछली फरोख्त हो रही है, पकाई जा रही यहाँ है? पर तो पहले ये होता था कि हम खुद जाके यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे, एक दरिया दौर वो से। था। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अब भी अगर हमें मौका मिल जाए तो हम जाते हैं। अच्छा, वैसे जो है ना, यहाँ पर हम स्कूल पढ़ते थे, उस ज़माने से मछली मिलती है यहाँ पे। उस जमाने से मिलती है, मिलती है। तकरीबन आज से 30 साल पहले जी, की जी, बात कर रहे हैं 30 आप। साल पहले की बात। अच्छा, उस वक्त से आप खा रहे हैं, फेवरेट जी, है जी, आपकी? बिल्कुल। और भी दूर दूर से कोई टूरिस्ट भी खाने के लिए आते हैं यहाँ? आते हैं इधर, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, एबटाबाद से आते हैं। नरां की जो ट्राउट है उसका एक अलग जायके है, इसका एक अलग जायके है। इसका टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट है। अच्छा, हाँ, यानी इसमें ये होता है कि जिस वक्त ये ताज़ी दरिया से जो है ना, वो मार के मच्छी का शिकार करके लाते हैं, तो मेरे ख्याल में विद इन 1 आवर 2 आवर ये तकरीबन टोटल फरोख्त हो जाती है। अच्छा। तो बस में ये पोजीशन है कि बहुत दूर दराज से लोग जो हैं वो फ़ोन पे जो है इनसे वो मच्छी रखवाते हैं कि हमारे लिए यहाँ बुकिंग करवाते हैं। जी नाजरीन, जब आपका आना हो मानसेरा, तो मानसेरा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर आप आएंगे तो हाकी बाज़ार में ना सिर्फ आपको देसी सब्जियां मिलेंगी, बल्कि आपको देसी मछली मिलेगी दरिया सिरन की। कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में ये दरिया से शिकार करके वहाँ से ये लाते हैं और यहाँ पर सेल हो जाती है। और आम मार्केट की, क्योंकि फार्म की जो मछली है उसका रेट कम होता है, लेकिन इसका रेट अच्छा खासा है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ये फ्रेश होती है और फ्रेश होने की वजह से भी इसका अच्छा खासा जायका है। जो दरिया सिरन की मछली है इन्होंने तैयार की है हमारे लिए। अच्छा, हमें बताइएगा कि इसमें कौन कौन से आप मसाले यूज कर रहे हैं? ये तो देसी मसाले डालते कौन हैं। कौन से नाम तो ले मसालों के। लाल मिर्ची है, अच्छा, और धनिया, जमैन, जीरा, अच्छा, नमक, बस। नमक, लाल मिर्ची, धनिया, जमैन, जीरा और नमक। हाँ जी। और ये सादा मसाले मसाला भी है। इन्हीं खेतों में उगते होंगे, दुकान से ले। दुकान से ला रहे हैं। और यहाँ पर तो माशाल्लाह बड़ी जरखेज मिट्टी है, सब्जियां भी देसी और सब्जियां मच्छी बहुत भी होती हैं देसी, जी, सब्जियां। और मछली भी देसी। मछली तो देसी। आपकी शॉप को कितने साल हो गए? मेरे 1986 से मैं यहाँ, पहले मेरे बाबा काम करते थे। 1986 से आप कर रहे हैं, और उससे पहले आपके बाबा। हाँ जी। तकरीबन आपको इसका मतलब 40-50 साल हो गए। 35-36 साल मेरे हो गए। 36 साल आपके हो गए, और उससे पहले आपके वालिद करते साहब थे। और उस वक्त भी दरिया सिरन की मछली उस लाई वक्त तो जाती थी। खालिद सिरन की मछली थी। अच्छा, अब तो ये कम है ना, ठीक है, लगती कम है, तो उसके वजह से ये वाली लाते हैं। हाँ, तो इसका जायका जरा हम टेस्ट करें। अच्छा, जिसमें कांटा होता है वो भी लजीज मछली होती है।
माशाल्लाह। इसका जो जायका है ना, फ्रेशनेस का एहसास ही होता है कि जब इस मछली का आप टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप फार्मिंग मछली चाहे कागान की खाएं, चाहे आप तरबिला डैम की खाएं, चाहे इस्लामाबाद शहरों में जाएं, चाहे कराची की खाएं, क्योंकि वो फार्म में तैयार हुई होती है। लेकिन जो बेहतर तैयार है, चाहे स्वाद की, अलबत्ता स्वाद के दरिया की मछली भी अच्छी होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त है। या तो इसमें मसाले इन्होंने कम किए हुए क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट इसका कार है, ओरिजिनल मच्छी का टेस्ट है। वाह क्या बात है। और साइज में बिल्कुल छोटी, आप देख लें ये क्या बात है। हमारा तो दिल चल रहा है कि आपकी पूरी दुकान पर हम डेली आएँ, लेकिन हम होते इस्लामाबाद में। तो जी नाजरीन, आपके लिए, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं और ख़ास करके उनके ट्रेडिशन फूड की। आपका जब डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तरफ आना हो तो मानसरा शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर खाकी बाज़ार है जो थ्रू आउट उकी तरफ रास्ता आता है। यहाँ पर इनकी ये कदीमी शॉप मौजूद है, बकौल इनके कि ये पिछले 35 साल से ये कर रहे हैं, उससे पहले इनके वालो साहब करते थे। और फ्रेश मछली लाजमी खाइएगा आप दरिया सिरन की। ग्रेनाइट के वसी ज़खायर ज़िला मानसरा की तहसील उगी में पाए जाते हैं। यहाँ से हर महीने हज़ारों टन जैक ब्लेड ग्रेनाइट निकाला जाता है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की डिमांड पूरी करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस वक्त हम उगी में हैं, डिस्ट्रिक्ट मानसरा है, हज़ारा डिवीज़न की तहसील उगी। और जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की और डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर अभी हम माइन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ एक चाइना की कंपनी है जो पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तान की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का ग्रेनाइट यहाँ से निकाला जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि इससे, इस शोबे की तरक्की से ना सिर्फ डेवलपमेंट जो लोकल कम्युनिटी है उनको मिली है, ख़ास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आते हुए हमने देखा है। और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक जो रोड है वो इसी कंपनी ने पक्का करके दिया है CRS फंड के तहत। इसके अलावा बेशुमार लेबर भी इस कारोबार से वाबस्ता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है यहाँ से निकाला जा रहा है, फिनिश गुड यहाँ से तैयार होती हैं और उसके बाद पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में भी सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट से। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी कासिम साहब, सबसे पहले हमें इसके माइन के बारे में बताइएगा, किस क्वालिटी का यहाँ से ग्रेनाइट निकाला जा रहा है, कहाँ का सप्लाई हो रहा है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है? ये हम लोग इस वक्त उगी में हैं। ये उगी में ये एरिया ग्रांटेड है टोनी पार्क मिनरल्स को, और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि मतलब यहाँ पे अच्छा डिपॉजिट है और ब्लॉक्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स यहाँ से निकाले जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पे जैसे हमारा हरीपुर है, पंजाब है, वहाँ पे यहाँ से जो है वो भेजे जाते हैं। और आगे ये फर्दर एज ए डायमेंशन स्टोन जो है वो किचन टॉप्स में यूज़ होते हैं, हमारे पास टाइल्स में यूज़ होते हैं, स्टेयर्स में यूज़ होते हैं। ये वही टाइल्स हैं जो डेकोरेशन पीस के तौर पर भी तैयार होती हैं, होटल्स में भी इस्तेमाल होती हैं, रिसेप्शंस में भी, किचन्स में भी। जी बिल्कुल, ये जैसे किचन टॉप्स हैं या रिसेप्शन पे, इसको जेट ब्लैक ग्रेनाइट बोलते हैं। तो आप मोस्टली देखते हैं पाकिस्तान में हर जगह ये इस्तेमाल हो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज ए डायमेंशन। आपसे बात करते हैं, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा, इस कंपनी का तारुफ करवाएं। कितनी लेबर यहाँ पर लोकल आपके साथ काम कर रही है और कितने लोकल लोगों को रोज़गार वाबस्ता हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और बेसिकली यहाँ टोनी पार्क के साथ मेरे तो 8-10 साल हो गए हैं। और इस प्रोजेक्ट पे जब से कोरोना के बाद चाइनीज़ चले गए थे तो ये हम लोगों ने फिर इनके साथ कोऑर्डिनेशन पे शुरू किया था। बेसिकली यहाँ पे जो लोकल हमारे पास वर्कर हैं वो भी काम कर रहे हैं और बाहर के वर्कर भी, टोटल तो 120 है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एम्प्लॉई जो है ना वो 150 हैं, 150 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं।
इसके बाद जो हमने फंड के थ्रू काम किया है वो यहाँ पे एक डिस्पेंसरी की है, रोड का काम है। उसके बाद हम दोबारा इनके नाले का काम कर रहे हैं, ये वाटर का इनको पीछे से करके दे रहे हैं। अच्छा, पानी पीने का पानी साफ नहीं, जो ये नीचे एक आबादी है वो इस्तेमाल करती थी तो ये ख़राब हो जाता था, तो इसको दोबारा हम ओके करके दे रहे हैं इंशाल्लाह। वो कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा रहे हैं? नहीं, वो एक पे वर्क हो रहा है, ठीक है इंशाल्लाह। वो नीचे एक आबादी है, उन्होंने कुछ इशू किए थे तो उस पे वर्क हो रहा है, वो करेंगे। पहले ये था कि बारिश का पानी और इनके पानी का ये एक मसला हम इनको हल करके दे। और रोड कितने किलोमीटर किया आपने? ये तकरीबन 16 किलोमीटर है। अच्छा, 16 किलोमीटर पुख्ता रोड आपने पक्का करके दी है। ये और कितनी आबादी है इर्द गिर्द इसकी? इर्द गिर्द मेरे ख्याल में कोई 10 के 16 गाँव है ना टोटल, छोटे बड़े जो इस रोड से अभी जी इस रोड से। अच्छा, हमें बताइएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में अभी? सर इसमें मुख्तलिफ होता है। ये है कि यहाँ से अगर हम डायरेक्टली देखें तो एक तो होती है कटिंग साइड, एक होती है फिनिशिंग साइड। जी। कटिंग साइड पे जो वर्कर होते हैं वो स्पोर्टिंग वर्कर अलग होते हैं, मेन वर्कर अलग होते हैं और कटिंग वर्कर अलग होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटल हमारी कंपनी के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो 160 से 170 बनते हैं। यहाँ से हेड ऑफिस वगैरह, यहाँ सारा कुछ। और फिर जो इनडायरेक्टली होते हैं वो तो देखें यहाँ ट्रक वालों का रोजगार है, फिर वो शॉप वालों का है, मैकेनिकल वालों का है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है फिनिशिंग मटेरियल। तो फिनिशिंग मटेरियल में जब जाता है वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज में होता है उनका रोजगार है। फिर फैक्ट्री से आगे हजारों किस्म के जो लाखों किस्म के लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कारोबार से फायदा उठा रहे हैं, उनका जरिए माश इस कारोबार से वाबस्ता है। ये बताइएगा जो ब्लॉक आप तैयार कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? फिनिश गुड के बाद कहाँ सर ये मुख्तलिफ में और किस किस्म का तैयार होता है? ये मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर ग्रेनाइट जो है बेसिकली वो इंडस्ट्रियल यूज जो होता है वो कमर्शियल प्लाटों में कम होता है। जो हमारे प्लाजाज वगैरह बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रेनाइट यूज होता है। और ये ब्लैक जो ग्रेनाइट है, ब्लैक साल्ट हम इसे कहते हैं, ज्यादातर इसे जेट ब्लैक लोग कहते हैं। तो ये ज्यादातर जो है मेन जो एरियाज होते हैं, एंट्रीज एरिया और रिस्पेक्शन वगैरह हो गए या किसी साइड पे साइड वाल के ऊपर खूबसूरती के लिए लगा दिया। KPK में सिर्फ और सिर्फ ये जेट ब्लैक जो है ग्रेनाइट, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ उगी से निकाला जा रहा है? सर पूरे पाकिस्तान में जेट ब्लैक यहाँ से निकल रहा है। सिर्फ एक है पर्ल ग्रीन के नाम से आता है, वो गिलगित से निकल रहा है। उसके अलावा जेट ब्लैक कहीं से नहीं है पूरा पाकिस्तान। अच्छा, कहीं से भी नहीं? बिल्कुल। और ये पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। और ओवरऑल कितने यूनिट यहाँ पर लगे हुए हैं? टोटल ओवरऑल मैकेनाइज माइनिंग की बात करें तो वो तो 15 से 16 है। तो जी, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि माइन में किस तरीके से ब्लॉक निकाले जाते हैं जदीद मशीनरी के थ्रू, उसके बाद उन ब्लॉकों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाया जाता है मेन कारखाने में जहां पर उनकी कटिंग होती है। मेन मशीन के बाद ब्लॉक को काटा जाता है, उसके बाद उसके पीसेस की फिनिश होती है, एक और मशीनरी के ऊपर उसके बाद कटिंग होती है, उसके बाद पॉलिश का मरला आता है। पॉलिश के बाद जो ग्रेनाइट की शीट तैयार होती है उसकी शेप ये होती है। और जो माहिरीन है, जो एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं इसकी हार्डनेस 7 होती है, यानी किसी भी किस्म का स्क्रैच इसके ऊपर नहीं आता। और ख़ास करके चलने से या और किसी किस्म के, जब तक आप किसी हार्ड चीज़ के साथ या मार्कर के साथ या कील के साथ इसके ऊपर निशान नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर किसी किस्म का स्क्रैच नहीं आता। इसलिए इसको कहा जाता है दी बेस्ट क्वालिटी का ग्रेनाइट, जो कि हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में प्रोडक्शन इसकी हो रही है। और अभी ये फिनिश गुड में तैयार है और इसके बाद ये मार्केटों में यूज़ होता है। इसके अलावा ये भी है कि ग्रेनाइट और संगमरमर में क्या फ़र्क है, उसकी शीट और इसकी में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी शाह साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि जिन जिन मराहिल से तैयारी के बाद ये तैयार हो रहा है, जैसे कि बताया गया है कि इसकी जो हार्डनेस है वो 7 है, इसमें ज़रा बताइएगा संगमरमर की शीट और इसमें क्या फ़र्क है ग्रेनाइट? सर जी, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना हार्डनेस में, सबसे पहले जो है ना स्टील है। स्टील के बाद जो सबसे हार्ड चीज़ है ना वो ये हमारे साथ ये ग्रेनाइट है जी सर। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सर जी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल सीढ़ियों में हम करते हैं, किचन टॉप में करते हैं, सीढ़ी टॉप, मुख्तलिफ चीज़ों में इसकी रिसेप्शन के ऊपर होता है। रिसेप्शन के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वो इंतहाई हार्ड है और ये इस तरह है ना कि ये अपना चमक और रंग बहुत सालों तक ख़राब नहीं करता। ये
वैसे की वैसा ही रहता है जिस तरह आप पहले से लगाते और पूरे पाकिस्तान में क्या अच्छी क्वालिटी का सिर्फ ये हज़ारा डिवीजन में पैदा हो रहा है इसी डिस्ट्रिक्ट सर जी? में? ग्रेनाइट में हमारे साथ जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये हज़ारा पे होता है। हाँ। मार्बल में हमारे साथ एक दूसरा मोमंत क्वालिटी का है, मोमंत का जो है ना, ज़ियारत मार्बल के नाम से होता है, जो इटली के बाद सेकंड नंबर पर आता है उनका बेस्ट जो क्वालिटी में। पॉलिश और फिनिशिंग जो है ना पूरे पाकिस्तान में, मार्बल में हमारे साथ ज़ियारत का है और ग्रेनाइट में हमारे साथ जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मानसेरा का यही ब्लैक ग्रेनाइट है। मानसेरा का ये ब्लैक ग्रेनाइट है। और बेहतरीन किस चीज है। साइज में अवेलेबल होता है और इसके रेट क्या होते हैं मार्केट में? सर जी आजकल तो मशीनरी में अपग्रेडेशन आ गया है। पहले तो हम इसको सिर्फ 12 इंच तक कटाई करते थे, माशाल्लाह फिर मशीनरी बढ़ गई, फिर 24 तक हम लेके आए। अब माशाल्लाह हमारे साथ इसमें गेंद से आ गया है, हम तकरीबन 48 इंच 60 इंच की चौड़ाई में, लंबाई तकरीबन 10 फुट 12 फुट 15 तक फुट लंबाई हम देते हैं सर। 15 फुट लंबाई और देते हैं। मोटाई तकरीबन 600 तक और हम। पर स्क्वायर फुट क्या रेट है इसका आम होलसेल का? तकरीबन ये चौड़ाई के हिसाब से इसका फिर रेट बन जाता है। तकरीबन 24 इंच की चौड़ाई का हम आजकल दे रहे 550 रुपये फुट। फिर जब 36 इंच पे जाता है तो ऊपर 700 रुपये फुट। अगर 48 पेस की चौड़ाई बढ़ जाए ना तो फिर वो तकरीबन 800 1000 1200 रुपये तक पर स्क्वायर फुट तक। अच्छा ये कलरफुल भी है, इसके बारे में बताइएगा। ये मसलन पहाड़ से ऐसा ही निकल रहा है इसी शेप में? बिल्कुल इसी शेप में पहाड़ से निकल रहा है, बिल्कुल ये नेचुरल है। ये भी ग्रेनाइट है और बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है। ये हमारे साथ हज़ारा डिवीजन से निकल रहा है और इसकी रेट बहुत मुनासिब है। अच्छा, इसकी रेट मुनासिब, ये 250 रुपये तकरीबन पर स्क्वायर फुट। और इसका भी वही यूज है जो तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम वही यूज है, लेकिन जो हार्डनेस है ना वो इस पत्थर का सबसे ज्यादा है, ग्रेनाइट का। ये भी सही है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन है वो ब्लैक वाला ग्रेनाइट हमारे साथ। अच्छा ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाहर भी बेचते हैं और लोकल इधर भी इसका इस्तेमाल। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि ये हज़ारा डिवीजन का ग्रेनाइट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एक्सपोर्ट होके बाहर से फिनिश गुड होके फिर पाकिस्तान की मार्केट में आता है, ऐसा भी है? इस तरह भी कुछ करते हैं। ये हमारे साथ पूरा ज्यादती है। चाइना मोनोलामा ब्लॉक हमसे लेके जाता है, फिर वो उधर काट लेते हैं, वहाँ फिर दोबारा वहाँ से लेके आते हैं। हाँ। लेकिन कुछ भाई उन्होंने फिर मशीनरी इधर मंगवा के वो चीज़ इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमने रोका हुआ है। इधर ये जो मैंने आपको बता दिया कि हम 48 इंच तक 60 इंच तक चौड़ाई, यानी पाकिस्तान में दोबारा ये आता रहा है इम्पोर्टेड, वो होता पाकिस्तान का ही था, लेकिन वहाँ फिनिश किया जाता था उसको, बिल्कुल फिर उसको पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई किया। हमें इस वक्त मानसेरा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के बाज़ार में, और बाज़ार के साथ ही है 9 गज़ी इस इलाके को कहा जाता है। और 9 गज़ी इसलिए कहा जाता है कि जिस जगह हम मौजूद हैं एक मज़ार है और तकरीबन 9 गज़ लंबी कब्र है। और 9 गज़ मीन्स के ये 27 फुट इसकी लंबाई है। इसके अकायद क्या हैं? मकामी लोगों का कहना है कि एक अल्लाह के वली गुजरे हैं उनकी कब्र है, लेकिन हमारे साथ हैं जिनकी अच्छी खासी रिसर्च है और ओवरऑल ये हमें बताएंगे कि क्या ये अकायद हैं और हिस्ट्री क्या बताती है कि ये जो 9 फुट लंबी हमें कब्र नज़र आ रही है, यानी 9 गज़ लंबी कब्र नज़र आ रही है यहाँ पर इस जगह पर, इसकी लेंथ अगर फुट में की जाए तो तकरीबन 27 फुट है। इसके अकायद क्या हैं वो बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नवीद साकिब है। जी नवीद साकिब साहब बताइएगा कि 9 गज़ी इसी वजह से मशहूर हुई है ये जो कस्बा है आपका यहाँ पर मानसेरे में? गाजी लोग हिंदुस्तान से जहाद के लिए आए थे, जब भी वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। जी, आप जी, ये कह रहे हैं कि शाह इस्माइल शहीद और सैयद इस्माइल शहीद जो तहरीक आज़ादी के हमारे हीरो हैं, जिनका मज़ार इस वक्त बालाकोट में मौजूद है, ये उनके लश्कर में ये भी शामिल थे? उनके लश्कर में कितने लोग थे? ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनके पीछे जब सिख अफवाज लगी उस वक्त तो ये इलाका जो है सिखों का कंट्रोल में था, तो ये कश्मीर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पीछा करते करते वो इधर तक जब पहुँचे तो शाह साहब ने 9 गाजी अपने साथ के यहाँ पे छोड़े, जिन्होंने सिखों को रोका और ख़ुद शहादत का जाम नोश किया। आप बालाकोट तक पहुँच गए, जब तक के सिख पीछे पहुँच गए और उनको
उन्होंने शहीद कर दिया है। इस वजह से इस जगह का नाम नो गाजी था। और ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से कि बेसिकली हिस्ट्री हमें ये बता रही है, और आपने जो कुछ पढ़ा वो ये है कि यहाँ बेसिकली शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद के करीबी साथी जो शहीद हुए हैं उनकी इज्तिमाई कब्र है, और उसको मज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये इस वजह से इसको नो गजी कहा जाता है। नो गाजी बेसिक लफ्ज था, अब गज तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बना दिया, और अब आगे तो आपको पता हाँ, है नो गजी। अच्छा, इसके अलावा और हिस्ट्री क्या बताती है इसके बारे में? बस इनकी यही हिस्ट्री है। इनके शुहदा पहले भी शहीद हुए हैं, कबायली इलाके से निकलते हुए वहाँ भी रास्ते में आप नो गाजियों के ये बैरन गैली के करीब भी शहीद हुए हैं। जी 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 जी, वहाँ पर भी दो बुजुर्ग, एक का मजार एक चोटी के ऊपर है और दूसरे का दूसरे के ऊपर होता है। तो यहाँ से चूंकि कश्मीर है बिहाइंड 12 किलोमीटर, अगर आप देखना चाहते हैं पीछे तो कश्मीर है, तो उस वक्त ये कश्मीर जाना चाहते थे बेसिकली, लेकिन सिख अफवाज इनके पीछे चली गई, तो शाह साहब ने जामे शहादत बालाकोट में आज भी उनका मज़ार है इधर। बिल्कुल, बालाकोट में मज़ार है, उसको हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं हम उनकी स्ट्रगल के बारे में। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि हिस्ट्री में ये है कि बेसिकली नो गजी इस इलाके को कहा जाता है इसी मुनासबत से, लेकिन ये बेसिकली उनके लश्कर के सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के लश्कर में जो सिखों के खिलाफ लड़ते हुए मुजाहिदीन शहीद हुए, उनका इत्तबाई कब्रिस्तान है, और उसको कन्वर्ट करके एक मज़ार बनाया गया। और इस वजह से बकौल इनके कि ये जो 9 फुट लंबी कब्र है, तकरीबन 9 गज़ लंबी कब्र है, जिसकी लंबाई 9 गज़ है, और जो फुटों में है तकरीबन 27 फुट बन रही है। तो आपके लिए हमने आज के प्रोग्राम में एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और डिस्ट्रिक्ट मानसरा के। मतलब टूरिज़म की जब हम बात करते हैं तो आज हमने फोकस किया बिज़नेस टूरिज़म को भी, रिलीजियस टूरिज़म को भी, और ये भी बताया कि ये जो हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी ज़मीन भी बड़ी ज़री है, यानी एग्रीकल्चर लैंड है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर पैदा हो रही है और वो मंडियों तक जा रही है, पंजाब तक। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि पूरे पाकिस्तान में जो फास्ट फूड सप्लाई हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एबटाबाद से निकाला जा रहा है। यानी एबटाबाद के पहाड़ों में वो कीमती ख़जाना फास्फेट की शक्ल में मौजूद है, जिससे ना सिर्फ लोकल लोगों का ज़रिया माहाइश वाबस्ता है, बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हज़ारों लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। इसके अलावा जब हम मानसरे की बात करते हैं तो मानसरे में भी हमने बिज़नेस टूरिज़म को फोकस किया आज के प्रोग्राम में, और आपको बताया कि वहाँ पर ग्रेनाइट, बेस्ट क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है वो मानसरा से प्रोड्यूस्ड हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त उसकी सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज़म की जब हम बात करते हैं तो एक मज़ार भी आपको दिखाया, जिसके बारे में काफ़ी मिथ मशहूर थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक औलिया इकराम की कब्र है, जिसे 9 गज़ी कहते हैं। 9 गज़ी इलाके के नाम से भी वो मशहूर है, यानी 9 गज़ लंबी कब्र है वो। लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि ये जंग आज़ादी के शोहदा जो 9 गाजी थे उनकी इज्तिमाई कब्र है। ये बकौल वहाँ के जो मिशरान थे उनके। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड कैसी है, वहाँ फ़िश के बारे में बताया कि दरिया सीरन की फ़िश, जब भी आपका चक्कर लगे मानसरा तो खाकी का लाजमी विज़िट कीजिएगा और खाकी में आपको फ़िश मिलेगी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, अभी हम सिल्क रोड से नीचे उतरें जो थ्रू आउट गलगित बल्तिस्तान को जा रहा है, यानी थाकोट से नीचे हम उतरे हैं और इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे पर हैं हम इस वक्त, और हम आपको लिए जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट जो फ्राइडे को आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम जो किसी ज़माने में जिससे इलाक़ाए गैर कहा जाता था, यानी काला डाका, और आजकल है वो डिस्ट्रिक्ट तुरगुर। तो ये बड़ा पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका है जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को आप ये भी हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ थाकोट के मकाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।